आज के लेक्चर में हम ऐसे सिलेक्टेड स्नोबेरीज जो कि एडोल्फ हक्सले के द्वारा लिखा गया है, जो आपकी बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में इंक्लूड है, उसको डिस्कस करेंगे। तो पेपर को डिस्कस करने से पहले जो उनके ऑथर है एडोल्फ हक्सले, उनके बारे में या उनका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम उनका इंट्रोडक्शन या फिर उनकी बायोग्राफी, उनके जो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसको हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। अल्डोस हक्सले वॉज बॉर्न इन ईयर 1894। उनका जो जन्म था वो हुआ 1894 में, और उनका जो लाइफ स्पैन वो था कवर हो रहा था 1894 से 1963 तक। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ थॉमस हक्सले द बायोलॉजिस्ट एंड ब्रदर ऑफ सर जूलियन एस हक्सले, अनदर फेमस बायोलॉजिस्ट। और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे एक बायोलॉजिस्ट थे, मतलब एक जीव विज्ञानी थे जो कि उसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते थे, जिनका नाम था थॉमस हक्सले। ही वॉज एजुकेटेड इन एटन एंड ऑक्सफर्ड। उनकी जो एजुकेशन हुई थी या उनकी जो शिक्षा हुई थी वो एटन कॉलेज और ऑक्सफर्ड में हुई थी। He wanted to become a doctor but was prevented by an eye infection which made him almost blind. वो अपने लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते थे, पर एक आई इन्फेक्शन की वजह से, मतलब उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए थे। तो उस चीज़ ने उनको डॉक्टर बनने से रोक लिया था। जैसे सी इन हिज बुक द आर्ट ऑफ सीइंग, उन्होंने इस पर एक बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ सीइंग। अपनी जो इन्फेक्शन हो रखी थी आँख में और जो उनको देखने में प्रॉब्लम्स होती थी, इससे रिलेटेड एक बुक लिखी थी उन्होंने खुद ने। ही टुक अ डिग्री in English literature in 1915 and a few years later joined the staff of the Athenaeum. उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री ली थी 1915 में, और उसके बाद में कुछ सालों के बाद उन्होंने एथेनियम के स्टाफ को ज्वाइन किया था। फ्रॉम 1923 to 1930 ही वॉज इन इटली राइटिंग नॉवेल्स, और 1923 से 1930 के बीच वो इटली में रहे थे और वहाँ पे अपना जो राइटिंग वर्क था, मतलब लेखन था, उसको जारी रखते हुए नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया था वहाँ पे। इन 1937 ही सेटल्ड परमानेंटली इन कैलिफोर्निया, और 1937 में वो कैलिफोर्निया में परमानेंटली सेटल्ड हो गए थे। अमंग हिज नॉवेल्स आर पॉइंट काउंटर पॉइंट, उनकी जो नॉवेल्स है उनमें थी पॉइंट काउंटर पॉइंट जो कि 1928 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद में ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो कि 1932 में पब्लिश हुई थी, आइलेस इन गाजा 1936 में, एंड आफ्टर मेनी अ समर 1939 में, विच वॉज अवार्डेड द टाइड ब्लैक प्राइज। और जो ये लास्ट मूवी उनकी नॉवल थी आफ्टर मैनी अ समर, इसके लिए उनको टेड ब्लैक प्राइज अवार्ड हुआ था, मतलब मिला था। अमंग हिज कलेक्शंस ऑफ एसेज वी मे मेंशन ऑन द मार्जिन which was published in 1923, Proper Studies 1927, Music at Night 1931 and Ends and Means 1937। ये कुछ इनके जो एसेज के कलेक्शन के नाम हैं जो भी बताए थे। इन पॉइंट काउंटर पॉइंट जो उनकी नॉवल थी जो 1928 में पब्लिश हुई थी, and Eyeless in Gaza, he first put forward a serious philosophy of life which led him to the constructive pacifism which he advocated. He was one of the most penetrating and thoughtful writer. जो उनकी जो बुक्स थी पॉइंट काउंटर पॉइंट और आइलेस इन गाजा, उसमें उन्होंने जो लाइफ की फ़िलोसफी थी, सीरियसनेस ऑफ फिलोसफी इन लाइफ, मतलब इंसान की लाइफ की जो फिलोसफी है, उसकी जो सीरियसनेस है, जो कि उसकी लाइफ में पैसिमिज्म को जिसकी वजह से उनकी लाइफ में पैसिमिज्म आता है या डिप्रेशन आता है या नेगेटिविटी आती है, या जो उनका जो बुरा उसका जो बुरा काउंटर पार्ट था, अच्छे का बुरा का जो काउंटर पार्ट था, उस चीज़ को उन्होंने अपनी इन दोनों बुक्स में प्रेजेंट किया था। और वो अपने टाइम के जो ऐसे राइटर थे जो कि एक बहुत ही विचारों से भरे हुए, विचारों से मतलब कि लाइफ को लेकर उनकी अपनी फ़िलोसफी थी जिसको वो अपनी बुक्स में प्रेजेंट करते थे। साथ में वो जो लाइफ की फ़िलोसफी थी उसमें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट मतलब वो बहुत ज़्यादा तल्लीन होते थे लाइफ के विचारों के बारे में कि ऐसे क्यों है, या फिलोसफी से रिलेटेड जो उनकी चीज़ें थी लाइफ से रिलेटेड, उस चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते थे। In his introduction to the essay Selected Snobberies, Susannah K. Sinha writes Adolf Leonard Huxley was the inheritor of the best family tradition. His grandfather was Thomas Henry Huxley, the eminent Victorian scientist. और जो उनके ग्रैंडफादर थे वो एक साइंटिस्ट थे विक्टोरियन एज के। His mother was the direct descendant of Dr. Thomas Arnold, the famous headmaster of Rugby। और उनकी जो मदर थी वो डिसेंडेंट थी, डिसेंडेंट इसकी वंशज थी किसकी, डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड जो कि हेडमास्टर थे रग्बी के। Thus, Adolf Huxley was a great nephew of the poet Matthew Arnold। इसलिए वो जो पोइट थे मैथ्यू आर्नल्ड उनके ग्रैंड नेफ्यू थे।
अडोल्फ हक्सली वॉज एजुकेटेड एज एटन एंड ऑक्सफर्ड, और उनकी जो एजुकेशन हुई थी एटन और ऑक्सफर्ड पर हुई थी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. ही एंटर्ड जर्नलिज्म एट ए यंग एज. वो जर्नलिज्म में एक छोटी अवस्था में, मतलब बहुत ज़्यादा किशोरावस्था या जो बोल सकते हैं छोटी उम्र में उन्होंने जर्नलिज्म लिखना स्टार्ट कर दिया था. He was on the editorial staff of the Athenaeum and dramatic critics of the Westminster Gazette. और उन्होंने इसी अवस्था में, मतलब कम उम्र में ही उन्होंने एडिटोरियल स्टाफ था जो एनियम का, वहाँ पर उसको ज्वाइन किया था. साथ साथ में वो एक एज ए ड्रामेटिक क्रिटिक जो सर्कल था वेस्टमिंस्टर गैजेट का, उसमें एज ए ड्रामेटिक क्रिटिक काम किया था उन्होंने. He travelled widely, which gave him a larger experience of life and provided him with the theme of many of his celebrated works, which came at regular intervals. आगे है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा घुमा था, मतलब दुनिया देखी थी, और उस चीज़ को देखने के बाद जो उनको एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही पेनेट्रेटिंग टाइप के, बहुत ही थॉटफुल पर्सन थे, तो जहाँ पे भी गए उस हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत ही बारीकी से देखा, उस चीज़ को समझा. तो जो उनका एक्सपीरियंस हुआ था लोगों को देखने का, उनकी लाइफ को देखा था उन्होंने, तो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क में यूज़ किया था. एज ए यंग जर्नलिस्ट ही कंपोज एक्सीलेंट पॉम्स, और एक जर्नलिस्ट के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पॉम्स लिखी थी. बट ही फाउंड हिज एलिमेंट फर्स्ट इन एसेज एंड ट्रेवलॉग एंड सेकेंडली इन हिज नॉवल. पर उन्होंने पॉम्स लिखी थी, पर उनको जो अपना एलिमेंट, मतलब जिस चीज़ में उनको खुशी मिलती थी, जिस चीज़ में उनको लग रहा था कि मैं अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पा रहा हूँ, तो वो थी एसेज, ट्रेवलॉग्स मतलब यात्रा से संबंधित जो वृत्तांत होते हैं उनको बोलते हैं, और साथ में उसके अलावा नॉवेल्स में, मतलब वो अपने आप को सही से प्रेजेंट कर पाए थे एसेज में, ट्रेवलॉग्स में और नॉवेल्स में, बजाय कि पोएम्स में. Huxley was deeply interested in the problem of human life. Huxley को जो ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में था, या वो था कि ह्यूमन इंसान की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको कैसे फेस कर पा रहा है, या आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले, उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड थे उस चीज़ में. इनिशियली ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग रैशनलिस्ट एनालाइजिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. जब उन्होंने उनका जो शुरुआती दौर था एज ए राइटर, तो एक रैशनलिस्ट थे, जिसमें वो लाइफ के हर एक चीज़ को, जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितने भी उसके लाइफ के एस्पेक्ट थे, उन हर एक चीज़ को एनालाइज कर रहे थे. ही मेड फ्रंटल अटैक ऑन वॉट एवर वॉज इरेशनल एंड एब्सर्ड. और इसलिए उन्होंने उनको जो भी चीज़ एब्सर्ड लगती थी, मतलब अजीब या फिर इरेशनल लगती थी उनको, तो उस पर वो सीधा अटैक करते थे. दस ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेज अमंग द एसेइस्ट एंड नोवेलिस्ट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी. और इस तरह से, क्योंकि वो जिस चीज़ को भी देखते थे जो उनको इरेशनल लगती थी या एब्सर्ड लगती थी, तो उस चीज़ पे वो अटैक करते थे. इसलिए ये जो उनकी फोर्सेस थी, जो इसी की वजह से वो अपने टाइम के जो बेस्ट नॉवलिस्ट या फिर एसेस थे उनमें गिने जाने लगे थे. हक्सले लिव्ड थ्रू द टू वर्ल्ड वॉर्स. हक्सले ने दोनों वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दोनों देखा, और उस टाइम में जो किस तरह से इंसानों के जीवन परिवर्तन हुआ था वो चीज़ देखी, किस तरह से इंसान उस चीज़ से टूटे थे, या किस तरह से उससे वापस जो उभरे थे, हर एक चीज़ को उन्होंने देखा, उन चीज़ों से एक्सपीरियंस किया. It was the grimness of the wars which shocked and compelled him to turn a new leaf. और जो वॉर की जो ग्रिमनेस थी, यानी जो भी उतार चढ़ाव थे, जो भी बुराइयाँ थी, जो भी दुख हुआ था, उस चीज़ ने उनको एकदम नई चीज़ में उनकी लाइफ को पूरी तरह से पलट दिया था. ही लेफ्ट इंग्लैंड, सेटल इन कैलिफोर्निया. इसलिए उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और कैलिफोर्निया में सेटल हो गए थे. एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ व्हाट ही कॉल्ड द पेरेनियल फिलोसॉफी. और फिर उन्होंने एक पेरेनियल फिलोसॉफी से उसमें अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दिया था. आगे है एडोल्फ हक्सलेस प्रोज स्टाइल. एडोल्फ हक्सले की जो प्रोज स्टाइल थी वो कैसी थी. एडोल्फ हक्सलेस प्रोज स्टाइल फेथफुली मिरर्स हिज ट्रेमेंडस मेंटल कैपेसिटी. और जो उनकी प्रोज स्टाइल थी वो जो उनकी मेंटल कैपेसिटी थी, जितनी स्ट्रॉन्ग वो थी, क्या क्या मतलब उनकी विविधताएं ली हुई थी, या फिर कितनी डीप थी, किस तरह से वो सोचते, हर एक चीज़ को वो एकदम सही से प्रेजेंट करती थी. मतलब उस चीज़ का वो दर्पण थी कि उनके सोच का दर्पण उनका लेखन था. With all the wonderful sweep of his mind, Huxley is always lucid. He relates everything which he analyzed to the key problem. वो जो चीज़ भी वो देखते थे, उस चीज़ को एनालाइज करते थे, वो की प्रॉब्लम से रिलेट कर देते हर एक चीज़ को. How to get rid of the cobwebs in our minds and live sanely and sensibly.
इन दिस रेस्पेक्ट ही एट वंस परसुएड्स एंड स्टिमुलेट्स हिज रीडर। और किस तरह से वो मतलब अपने रीडर्स को परसुएड भी कर लेते थे, साथ साथ में उनको स्टिमुलेट भी कर लेते थे कि किस तरह से जो एक इंसान के दिमाग में जो कुछ भी भरा हुआ रहता है, जितना भी होच पोच होता है, जितना भी जो चिंतन मनन जो भी चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है, उसको किस तरह से वो निकाल सकते हैं और एक सैनली और सेंसिबल लाइफ जी सकते हैं। An example of this in the paradoxical opening sentence of his essay Time and the Machine। और इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि जी उन्होंने जब ऐसा लिखा था टाइम एंड द मशीन, उनका जो स्टार्टिंग का जो ऐसे था, उसकी जो स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन थी वो जो कि बहुत ही पैराडॉक्सिकल थी, उस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Huxley is fond of paradoxes through which he shows his alert and dynamic perceptions of unlikely relationship which escape the ordinary mind। Huxley को पैराडॉक्सेस मतलब अपने जो वर्क है उसको या फिर जो भी वो कहना चाहते हैं उस चीज़ को पैराडॉक्सिकली प्रेजेंट करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। द पैराडॉक्सेस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हक्सलीज विट। और वो पैराडॉक्सेस उनकी जो विट थी, उनकी जो जो भी चातुर्य था, वाक चातुर्य उस चीज़ की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। विच ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ हिज प्रोज। और जिसकी वजह से उनकी जो प्रोज थी, उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थी। His amazing energy, clarity and precision, and natural ability to invest his writing with great erudition। उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, साथ में जो उनका जो वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर और प्रिसाइज था। प्रिसाइज मतलब जिस चीज़ को प्रेजेंट, जिस चीज़ पे वो एम्फोसाइज करना चाहते या जो चीज़ हमें प्रेजेंट करना चाहते थे वो उसी पे मतलब एकदम सही सटीक जगह पे वो रहती थी। एंड नेचुरली एबिलिटी टू इन्वेस्ट हिज राइटिंग विद ग्रेट एरुडिक्शंस। तो आज के लेक्चर में हमने जो हमारे एसेइस्ट हैं एडोल्फ हक्सली, उनकी लाइफ के बारे में, उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी प्रोज स्टाइल कैसी है, उस चीज़ को बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेक्टेड नॉवेल्स जो ऐसे हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।